सुन रहे हैं लॉ का ऑडियोनामा बाय CA प्रीति अग्रवाल। लॉ बनाएं आसान। Okay, dear students, welcome to the third episode कुछ ले और कुछ दे। यहाँ पर हम consideration से related सारे provisions पढ़ेंगे। Consideration is defined under section 2 clause D of the Indian Contract Act 1872। कंसिड्रेशन की डेफिनेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये चैप्टर में से मोस्टली थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे। वेटेज विल बी समवेयर अराउंड 5 to 7 मार्क्स। तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी जब आपको असेंशियल एलिमेंट्स का कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो चलो मैं आपके लिए डेफिनेशन रीड कर लेती हूँ, फिर आप उसको दोबारा से सुन के याद कर लेना। सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 defines consideration as when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise। Definition आपको काफ़ी लेंदी लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसको 2-3 बारी सुन लोगे तो वो ईजी हो जाएगी। अगर आप डेफिनेशन पे ध्यान दोगे तो उसमें सारे असेंशियल एलिमेंट्स है। दैट व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, बिकॉज कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो कंसिडरेशन मे मूव एट द डिज़ायर ऑफ सम अदर पर्सन। तो ये दो तो पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है। पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये प्रेजेंट की बात करता है। ये पास्ट की बात करता है। डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, ये प्रेजेंट कंसिडरेशन की बात करता है। प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये फ्यूचर की बात करता है। देन सच एक्ट और एब्सटेनेंस, एब्सटेनेंस मतलब नॉट टू डू समथिंग, दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन। देन इट इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। तो देखा जाए तो अगर आप इस डेफिनेशन को ब्रेक करके याद करोगे तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये पास्ट है। डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, ये प्रेजेंट है। प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये फ्यूचर की बात है। देन सच एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन जो आपको बाय हार्ट करनी है। कंसिडरेशन का सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। Consideration is gain or benefit to one party, loss or detriment to the other party। एक पार्टी को फायदा होगा, दूसरी पार्टी को उसी का लॉस हो जाएगा। इट मे समटाइम्स कैन हैव लॉस टू बोथ द पार्टीज। लॉस टू बोथ हो सकता है जहाँ पर दोनों दे रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन गेन टू बोथ नहीं हो सकता क्योंकि गेन होने के लिए किसी ना किसी पार्टी को तो लॉस होना ही चाहिए। ये जो डेफिनेशन है कंसिडरेशन की, इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन। नेगेटिव एस्पेक्ट के की वर्ड्स क्या हैं, सुनो ध्यान से सुनो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो नेगेटिव कंसिडरेशन है उसमें हम यूज़ करते हैं वर्ड्स जैसे कि फोरबेरेंस, एब्सटेनेंस। ठीक है, तो फोरबेरेंस, एब्सटेनेंस, इनका मतलब है नॉट टू डू समथिंग, दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं। पॉजिटिव मीन्स टू डू समथिंग, जैसे मैं आपको एग्री करती हूँ कि मैं अपनी कार बेचूंगी फॉर 10 लाख रुपीज़, इट इज़ टू डू समथिंग। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपना लैंड सेल मत करो, मैं आपको 5 लाख रुपए देती हूँ। नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू सेल योर लैंड, दैट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट वी हैव द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। ये तो हमें डेफिनेशन में से ही मिल जाते हैं असेंशियल एलिमेंट्स। सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट है दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। और मैंने ना यहाँ पर आपके लिए एक निमोनिक तैयार किया है, नॉट एग्जैक्टली अ निमोनिक, लेकिन आप एक काम करो, आप अपने नोटबुक में कंसीडरेशन को ऐसे सी के नीचे ओ के नीचे एन, उसके नीचे एस आई, ऐसे कंसीडरेशन की स्पेलिंग लिखो और एक एक लेटर लिखना लाइन पे। तो एक लाइन पे सी आएगा, दूसरे लाइन पे ओ आएगा, तीसरे लाइन पे एन आएगा, बस ऐसे ही आप लिखते जाओ। और उसमें से जो ऑल्टरनेट वाले लेटर्स हैं वही उनके एलिमेंट्स हैं। देखें कैसे। अच्छा, तो पहले आप एक काम करो, कंसिडरेशन को, वो वर्ड को लिख लो, एक लाइन पे एक ही लेटर लिखना, सी लिखना, उसके नीचे ओ लिखना, एन लिखना। तो जो ओ है उसको सर्कल करो, एस को सर्कल करो, डी को सर्कल करो, ऐसे ऑल्टरनेट सर्कल करते जाओ, ओ एस डी आर टी ओ, और लास्ट में एन को भी करना।
अच्छा, ओ उसका असेंशियल एलिमेंट कैसे याद रखोगे? कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच इज इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का ओ आ जाएगा इधर। तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी से आपको याद हो जाएगा, अरे ये तो इलीगल की भी बात कर रहा है, इमोरल की भी बात कर रहा है। तो कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच इज इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो आप वहां पर ओ के सामने लिख दोगे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एस के सामने लिखोगे कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। डी के यहां पर लिखोगे डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। सो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मस्ट के साथ हमेशा प्रोमिसर आता है, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। फिर आर के साथ में लिखोगे कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। इल्यूजरी मतलब इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। सो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी, वो आर है। T is for time. O is for consideration may move at the desire of some other person. It may move from any other person. ठीक है, तो O मतलब it may move from any other person. और जो लास्ट है N, consideration must not be something which the promiser is already bound to do. तो consideration ऐसा नहीं होना चाहिए which is already the obligation of the promiser. तो ये हो गया हमारा आसान सा तरीका टू रिमेंबर द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। अभी एक एक करके पढ़ लेते हैं। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच इज इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये मैंने सबसे पहले आपको लिखवाया था। तो कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जो लॉफुल है, जो एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ है। इट मस्ट बी नाइदर अनलॉफुल नॉर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर इलीगल में आप देख सकते हो कि उसने प्रॉमिस किया था दैट आई विल पे यू मनी इफ यू बीट एक्स। वैसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप कंसिडरेशन दे रहे हो दैट मस्ट बी लॉफुल, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। यहाँ पर ना स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में, जहाँ पर वो हमेशा प्रोस्टिट्यूट वाला एग्जाम्पल पूछते हैं। जैसे एक्स ने अपना घर दे दिया टू अ प्रोस्टिट्यूट सो दैट शी कैन यूज इट फॉर हर ट्रेड। तो हम बोलते हैं दैट हमारे कंट्री में प्रोस्टिट्यूशन इज अनलॉफुल, इट इज़ इमोरल या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो इमोरल में वो हमेशा आपको प्रोस्टिट्यूट वाला ही एग्जाम्पल पूछेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था दैट कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन। इस पे मैक्सिमम टाइम केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, दैट समथिंग कैन बी एनीथिंग ऑफ वैल्यू। तो इट मे सीम एडिक्वेट, इट मे सीम इनएडिक्वेट। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे इतने थोड़े से पैसे में तुमने कैसे गुड्स सेल कर दिए। मेरे गुड्स मेरी मर्जी, मैं कितने में भी सेल करूं। inadequacy of consideration will not make the agreement void। ये सेंटेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मेरे नोट्स में भी दिया हुआ है। आप ये अगर लेक्चर सुन रहे हो तो नोट्स अपने साथ में ही रखना और उधर हाईलाइट करते रहो जो भी मैं बोल रही हूँ। एंड inadequacy of consideration will not make the agreement void, ये आपके आंसर में होना ही चाहिए, ये सेंटेंस आना ही चाहिए, वरना वो मार्क्स किस चीज़ के लिए देंगे अगर आप सब कुछ अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे तो। So consideration may seem inadequate or it may seem adequate or inadequate. Inadequacy of consideration will not make the agreement void. लॉ सिर्फ इतना बोलता है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर तो वो पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना प्राइस पे फाइनल एग्रीमेंट करते हैं। इट मे सीम एडिक्वेट में, जैसे मैं मेरी कार है उसको मैं 5 लाख में बेचूं तो वो एडिक्वेट लगता है, लेकिन मेरी कार मेरी मर्जी में उसको 5,000 में भी बेच सकती हूँ। कोई मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि तुमने अपनी कार इतने कम में क्यों बेची है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फिर सेकंड हमने पढ़ा दैट कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। उसके बाद वाला एलिमेंट हम देखेंगे दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग कंसिडरेशन मस्ट बी डन एट द डिजायर और द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। अगर मैंने कोई भी एक्ट कर ली वॉलेंटरीली या फिर किसी थर्ड पार्टी के बोलने पे, देन दैट इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन तभी वैलिड होगा व्हेन इट मूव्स एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर के बोलने पे मैंने वो काम किया है, तभी वो वैलिड कंसिडरेशन होगी। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, उसका नाम आपको याद रख के जाना है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। इस पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या नहीं भी आया तो ये केस लॉ का नाम आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। उसके बाद वाला है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। रियल होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए, इल्यूजरी या फिर इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। इल्यूजरी मतलब इट लुक्स लाइक कंसिडरेशन बट एक्चुअली इट इज नॉट कंसिडरेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो कंसिडरेशन है वो रियल होना चाहिए, एक्चुअल कंसिडरेशन होना चाहिए।
Consideration is not real when it is uncertain, illusory, impossible to perform, या फिर it is legally impossible. तो physically या legally impossible होगा, then that is not valid consideration. यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. कंसिडरेशन मस्ट बी रियल. जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया दैट आई विल गिव यू 10 नोटबुक्स, दैट इज वैलिड कंसिडरेशन बिकॉज इट इज रियल, इट इज एक्चुअल कंसिडरेशन. लेकिन मैं आपको बोलती हूँ आप मुझे 1,00,000 रुपीज़ दो, मैं आपके लिए एक स्टार लेकर आऊंगी, दैट्स फिजिकली इम्पॉसिबल. आई विल गिव यू सम रीजनेबल रेम्यूनरेशन, अरे कितना अमाउंट तो स्पेसिफाई ही नहीं किया आपने. अगेन दैट इज ओनली इल्यूजरी. इट लुक्स लाइक देयर इज कंसिडरेशन बट एक्चुअली देयर इज no consideration, so it will not be a valid contract. ठीक है. Then we have time. Now consideration may be either past, present or future. Past consideration क्या होता है? Past consideration means consideration which has already moved before formation of the contract. Contract बनने से पहले ही एक पार्टी को अपना consideration मिल गया है. Students यहाँ पर हमारा जो key sentence है जो आपको याद करना है, because that is something which distinguishes consideration from past consideration. पास्ट कंसिडरेशन का एक बहुत ही पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है दैट पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड ओनली इफ इट इज गिवन बाय द प्रोमिसी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. मतलब प्रोमिसर ने रिक्वेस्ट किया है तभी जाके प्रोमिसी ने वो काम किया है, ओनली देन इट इज वैलिड कंसिडरेशन. एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि आप मेरे पास आए और आपने कहा मैम मेरे भाई को ना ट्यूशन्स चाहिए लॉ की, आप उनको पढ़ा दोगे. मैंने बोला ठीक है मैं पढ़ा दूंगी. तो आपके बोलने पर मैंने आपके भाई को ट्यूशन्स दे दी. तो फिर क्या बाद में जाकर मैं आपसे पैसे मांग सकती हूँ? ऑफ कोर्स मांग सकती हूँ, क्योंकि ये काम मैंने वॉलेंटरीली तो किया नहीं, मैंने आपके बोलने पे ये काम किया है, मैं आपसे वो कंसिडरेशन मांग सकती हूँ. लेकिन अगर मैं वॉलेंटरीली वो काम करूँ तो then that is not valid consideration. ठीक है. तो past consideration तभी होगा when it moves at the desire or request of the promiser. Present consideration क्या होता है? Present consideration means consideration which moves simultaneously along with the promise. तो simultaneous word ये key word है, ये आपके आंसर में होना ही चाहिए. Future consideration क्या होता है? Future consideration means consideration which moves आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो आफ्टर वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. दोनों एक दूसरे को कंसिडरेशन आफ्टर द फॉर्मेशन दे रहे हैं. तो ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं तुम्हें राइस दूंगा एक हफ्ते के बाद. बी बोलता है ठीक है तू राइस दे देगा, उसके अगले दिन पेमेंट कर दूंगा. तो दोनों अपनी ऑब्लिगेशंस फ्यूचर में करने वाले हैं. दिस इज नोन एज फ्यूचर कंसिडरेशन. इसके बाद अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर देती हूँ. कंसिडरेशन में ओ में क्या लिखा था हमने? कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द promiser. कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी. टाइम. अच्छा अब ओ की तरफ आते हैं दैट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम आइदर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. अब हमें क्या फ़र्क पड़ता है कंसिडरेशन कौन दे, प्रोमिसी दे या उसके बिहाफ पे कोई और दे, हमें तो कंसिडरेशन से मतलब है. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ था चिन्नया वर्सेस रमैया, जिससे हमने स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट भी सीखा था. याद है आपको? हमने लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था बहुत अच्छे डिटेल में. तो चिन्नया वर्सेस रमैया में ए इज़ एन ओल्ड लेडी. She by a gift deed transferred property to our daughter Ramaya on the condition that R should pay annuity to A's sister C Chinnaya. R ने प्रॉमिस तो कर दिया लेकिन बाद में ये बोल के कैंसिल कर दिया कि मैं तो दे रही हूँ लेकिन मुझे C से तो कुछ भी नहीं मिलता, मेरे लिए तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तो C ने केस कर दिया. अब लॉ बोलता है कि R तुमने खुद ही लिख के दिया था ना कि तुम C को पैसे दोगे, तो चलो अब तुमने लिख के दिया है तो पैसे तो देने पड़ेंगे. यहाँ पर द कंसिडरेशन इज मूविंग बिटवीन ए एंड आर. सी देखा जाए है तो स्ट्रेंजर, लेकिन क्योंकि सी को बेनिफिट मिलता है ऑफ दैट कंसिडरेशन, सी ओवर हियर इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन एंड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू. अच्छा बहुत बार ना स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में क्या फ़र्क होता है.
तो सुनो मेरी बात, एक ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो अगर आप याद रख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाएगा। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना कि वो पर्सन टोटल स्ट्रेंजर है, उसका कोई भी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है टू सेल द गुड्स, और बी बोलता है मैं तुझे पेमेंट करूंगा। अब अगर बी ने पेमेंट नहीं की तो ए केस करेगा ना, उसका फ्रेंड तो नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रेंड स्ट्रेंजर है। फ्रेंड का ना ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो, क्योंकि वो एकदम अनकनेक्टेड है। लेकिन यहां पर क्या होता है, ए ने प्रॉपर्टी दी आर को, आर ने डीड लिख कर दी कि हाँ आई विल पे द मनी टू सी, क्योंकि ये डीड में लिख के दिया है, दैट इज वाई सी इज स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन। अगर ये डीड है तो सी स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है, बिकॉज सी रिसीव्स कंसीडरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। अग्रीमेंट है इसीलिए सी स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है। अगर एग्रीमेंट नहीं होती ना, देन सी वुड हैव बीन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड इन दैट केस सी वुड हैव लॉस्ट द केस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे लिए ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और कंसीडरेशन में डिफरेंस कैसे किया जाए, और मैंने वो आपके साथ डिस्कस कर लिया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंसीडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। यस। अच्छा, अगर आपका मोबाइल खो गया है और आप पुलिस स्टेशन गए हो, तो पुलिस की ऑब्लिगेशन क्या होती है बताओ? टू फाइंड द थीफ। आप बोलते हो कि आई विल पे यू 2000 रुपीज इफ यू फाइंड द थीफ। अरे, अगर आप उसको कुछ नहीं भी दोगे तो भी उसकी ऑब्लिगेशन है टू फाइंड द थीफ। तो आपका ये पैसे देने से कुछ चेंज तो होने वाला है नहीं, उसकी ऑब्लिगेशन तो सेम ही रहने वाली है। तो जो आप कंसिडरेशन प्रॉमिस कर रहे हो, दैट इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन। सिमिलरली अगर हम किसी लॉयर के पास चले जाते हैं, तो लॉयर का तो काम ही होता है केस जीतना। आप बोलते हो आई विल पे यू 50,000 एक्स्ट्रा इफ यू विन द केस, तुमने अगर वो नहीं दिया होता ना तो भी उसकी ऑब्लिगेशन थी टू विन द केस। तो वो पैसे देके कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिलने वाला है नहीं, दैट इज़ नॉट वैलिड कंसिडरेशन। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे सारे असेंशियल एलिमेंट्स भी एक बार रिवाइज करके हो गए। आप दोबारा से इनको सुन सकते हो, क्योंकि इन वीडियोज़ में कोई व्यू की लिमिटेशन तो है नहीं, अनलिमिटेड व्यूज़ हैं। तो आप कितनी बार भी इनको सुन सकते हो जब तक आपको ये प्रोविजंस याद नहीं हो जाते। Then we have one very important suit by third party, that is stranger to contract. तो stranger to contract वैसे तो cannot sue, क्योंकि उसका वो कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। बट देर आर सर्टन एक्सेप्शंस, एंड अंडर दोज एक्सेप्शनल केसेस स्ट्रेंजर कैन सू। अच्छा, एक ना इंपॉर्टेंट केस लॉ था स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट में, वो नाम आप याद करके जाना, डनलॉप न्यूमेटिक टायर्स वर्सेस सेल्फ्रिज। ठीक है, डनलॉप न्यूमेटिक टायर्स वर्सेस सेल्फ्रिज। एक्सेप्शंस देख लेते हैं क्योंकि उस पर थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है टू स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट? ये एक्सेप्शनल केसेस, एंड ओनली इन दीज एक्सेप्शनल केसेस स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू इन केस ऑफ अ ट्रस्ट। अब अगर ट्रस्ट क्रिएट किया है, द बेनिफिशियरी कैन सू इवन दो ही इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए है। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, सो इफ द टर्म्स आर रिड्यूस टू राइटिंग, राइटिंग मेरा की वर्ड है क्योंकि केस हम तभी कर सकते हैं व्हेन द अग्रीमेंट इज इन writing. So in case of family settlement, if the terms of the settlement are reduced to writing, then the parties who were originally not, then the person who is originally not a party to the contract, he can still enforce the contract क्योंकि ये उसके benefit के लिए है। फैमिली सेटलमेंट में मेरा की वर्ड है राइटिंग में होने चाहिए ये टर्म्स। देन द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज इन केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट। जैसे HUF की बात कर लो, HUF में अगर सपोज पार्टीशन हो जाती है, तो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट मेल मेंबर्स के बीच में होता है, फीमेल मेंबर है तो स्ट्रेंजर, बट बिकॉज द फीमेल मेंबर मे हैव सर्टन एक्सपेंसेस केप्ट फॉर हर बेनिफिट, जैसे हमने कुछ पैसे रख लिए उनकी शादी के लिए, तो शादी के लिए पैसे रखे वो फीमेल मेंबर के, इवन दो शी इज़ नॉट अ पार्टी टू द सेटलमेंट, शी कैन स्टिल एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली किसी एल्डर के लिए या किसी माइनर के लिए हमने पैसे साइड में रखे हैं, तो पार्टीशन के टाइम पे वो ये सब कुछ मांग सकते हैं। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जिसको हमने बेनिफिट असाइन किया है वो केस कर सकता है, असाइनी कैन सू, अगेन ही इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। एस्टॉपल बाय एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी और पार्ट परफॉर्मेंस thereof. Person who becomes an agent of the third party by acknowledgement can sue the third party. तो हमने किसी को पैसे दिए कि जाओ जाके मेरे फ्रेंड को देकर आओ, वो पर्सन ने उस फ्रेंड को कॉल किया, अरे सुनो आई एम होल्डिंग द मनी फॉर यू, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट दे दिया वो उस फ्रेंड का एजेंट बन जाता है। सो इन दिस केस हम एजेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं इवन दो ओरिजिनली ही वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट।
कोविनेंट रनिंग विद लैंड, ये सडनली इंस्टीट्यूट के नज़र में आ गया, इस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। कोविनेंट का मतलब होता है कंडीशंस टाइड टू द यूज ऑफ लैंड, लैंड कैसे यूज करना चाहिए। तो कोविनेंट्स टाइड टू द यूज ऑफ लैंड, द लैंड इज बर्डन विद दीज कोविनेंट्स। तो जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला ये लैंड मैं आपको बेच तो रही हूँ, लेकिन इस लैंड को यूज़ करने की ये कंडीशन है कि आप इस पे कभी भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करोगे, हमेशा इसे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करोगे। तो ये एक कोविनेंट लगा दिया मैंने लैंड पे। मैं कोविनेंट लगा देती हूँ कि आप ये जो लैंड है सिर्फ चर्च के लिए यूज़ करोगे, आप कोई और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करोगे। तो जब कोई कंडीशन अटैच कर देते हैं हम ऑन द यूज़ ऑफ लैंड, then those conditions are known as covenant. So covenant, they are conditions tied to the use of land. Land कैसे use करना चाहिए। These conditions are binding not only on the current owners but also future owners. Future owners पे भी ये bind करता है। तो अगर सपोज मान लो covenant मैंने और आपने ही क्रिएट किया था, ठीक है, अब आपने वो लैंड किसी और को बेच दिया। आई स्टार्टेड यूजिंग द लैंड फॉर कमर्शियल पर्पज। तो आपने जिसको बेचा है वो मेरे पे केस कर सकता है इवन दो ही वॉज नॉट द पार्टी हु क्रिएटेड द कोविनेंट। कोविनेंट आपने और मैंने क्रिएट किया था, वो है तो स्ट्रेंजर, बट बिकॉज ही हैज बॉट द लैंड एंड लैंड कम्स विद द कंडीशन, ही कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये था कोविनेंट्स रनिंग विद लैंड। इस पे आजकल केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय एजेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड बाय एजेंट, बट वो खुद के लिए थोड़ी ना करता है, ही इज डूइंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। सो द प्रिंसिपल इवन दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी, ही कैन स्टिल एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय एजेंट। तो ये हो गया सूट बाय थर्ड पार्टी। एक बार आपको वो लिस्ट रीड करके बता देती हूँ, आप रिप्ले करके उसको वापस से सुन लेना। एक्सेप्शंस होंगे इन केस ऑफ ट्रस्ट, in case of family settlement, in case of certain marriage contracts or arrangements, assignment of contract, estoppel by acknowledgement or part performance thereof, covenant running with land, contracts made by agent। तो ये है suit by third party के एक्सेप्शंस। चलो वेरी गुड। अब लास्ट एक पार्ट हमारा बाकी रह जाता है, वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ये ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगा ना तो भी वैलिड है। डज इट मीन कि दोनों पार्टी को कुछ भी नहीं मिलता? ऐसा नहीं है, दोनों में से किसी एक ही पार्टी को कंसिडरेशन है, लेकिन फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 25, द सेक्शन नंबर इज इंपॉर्टेंट, द प्रोविजंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो यहाँ पर ना 4 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, ये क्यूमुलेटिव कंडीशंस है, ऑल 4 कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड। तो चलो कंडीशंस रिवाइज कर लेते हैं। इफ द अग्रीमेंट इज इन राइटिंग, सबसे पहले राइटिंग होना चाहिए। इफ इट इज रजिस्टर्ड अंडर लॉ, तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। It is based on natural love and affection between persons standing in near relation. Near relation is generally by blood, जैसे फादर सन ब्रदर्स हो गए, या फिर मैरिज हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। देन इवन दो देर इज कंसिडरेशन फॉर जस्ट वन पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। तो ये राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पर्सन स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन। अगर ये चारों क्यूमुलेटिव कंडीशंस चारों सेटिस्फाई हो जाते हैं, ओनली देन इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। तो बंदे ने पहले जाके कुछ वॉलंटरीली हमारे लिए काम किया था। हम तो बोलते देखो वॉलंटरी के लिए वैसे तो कंसिडरेशन होता नहीं, क्योंकि हमारे डिज़ायर पे तो उसने वो काम किया ही नहीं है। कंसिडरेशन तभी होगा व्हेन इट मूव्स एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। मैंने तो उसको कुछ बोला ही नहीं था, वो सामने से मेरे लिए कुछ काम करके आया, लेकिन अब उसने काम किया है ना, तो मुझे उसको रिवॉर्ड करना है। जैसे लेट्स से कि मेरा एक पर्स था, वो गुम गया, किसी बंदे ने वो पर्स ढूंढ के लाया मेरे लिए। अब आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू हिम। तो मैं उनको प्रॉमिस करती हूँ कि भैया आप मेरे घर पे आ जाओ, मैं आपको 1000 रुपये दूंगी, आपने मेरा पर्स, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, वो ले आया। अब वो गया तो खुद से था, वॉलंटरीली था, वैसे तो मुझे उसको कुछ देना बनता नहीं है लीगली, पर अब मैं उसको देना चाहती हूँ, मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया है। देन इवन दो आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग इन रिटर्न नाउ, इट विल स्टिल बी अ वैलिड प्रॉमिस। आप बोलोगे मैम ये तो पास्ट कंसिडरेशन हो गया। नहीं बेटा, पास्ट कंसिडरेशन तो तब होगा ना जब उसने वो काम मेरे बोलने पे किया होगा, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। यहाँ पर तो उसने मेरे बोलने पे कुछ भी नहीं किया, वो तो खुद ही गया था। सो इवन दो ही हैज़ डन इट वॉलंटरीली, क्योंकि मुझे उसको थैंक्स बोलना है, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन दो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न इन द कॉन्ट्रैक्ट। देन वी हैव प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। ये टाइम बार्ड डेट क्या होता है? टाइम बार्ड डेट इज मतलब 3 साल खत्म हो गए, आपने केस ही नहीं किया, तो अब लीगली आप उस डेट को रिकवर
नहीं कर सकते। तो 3 साल का टाइम है इन केस ऑफ डेट, 3 साल के अंदर अंदर केस कर दो, अदरवाइज इट विल बिकम अ टाइम बार्ड डेट विच इज़ लीगली नॉट एनफोर्सिएबल। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी खुद से आगे मुझे प्रॉमिस कर रही है कि भाई अभी मेरे पास पैसे आ गए हैं, आई वॉन्ट टू पे मनी टू यू, तो भाई घर आई लक्ष्मी को कोई मना थोड़ी ना करता है। तो अगर एग्रीमेंट वो राइटिंग में कर देता है, साइन करके दे देता है, एंड इट रिलेट्स टू अ टाइम बार्ड डेट, देन द अग्रीमेंट इज वैलिड इवन दो आई एम गेटिंग समथिंग इन इट और उसको कुछ भी नहीं मिलता है, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, टाइम बार्ड डेट से रिलेटेड है, वो साइन करके राइटिंग में मुझे प्रॉमिस करता है, इट विल बी अ वैलिड प्रॉमिस। देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सेक्शन 185 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एजेंट अपॉइंट करने के लिए मुझे उसको कोई कंसिडरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीटेड गिफ्ट, अच्छा मैंने गिफ्ट दे दिया तो मैं रिटर्न गिफ्ट तो मांग नहीं सकती। देखो हम मांगते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम मांग नहीं सकते। तो इसमें कंप्लीटेड गिफ्ट रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन। लेकिन हाँ मैंने सिर्फ प्रॉमिस किया कि मैं दूंगी हाँ तुमको 5000 आपके बर्थडे पे, सिर्फ प्रॉमिस किया है ना, कुछ दिया तो है नहीं, ना कुछ मैंने दिया ना मुझे कुछ मिला, सिर्फ प्रॉमिस कर दिया, दैट इज़ नॉट वैलिड कंसिडरेशन। इसी से सिमिलर है चैरिटी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटी। मैंने अगर चैरिटी दे दी तो मैं सामने वाले से नहीं मांग सकती भाई तू मुझे क्या देगा अभी, लेकिन मैंने सिर्फ प्रॉमिस किया मैं दूंगी हाँ, आई विल पे, कुछ दिया है नहीं, कुछ मिला है नहीं, इट इज़ नॉट वैलिड कंसिडरेशन, नॉट अ वैलिड प्रॉमिस। तो आपने सिर्फ प्रॉमिस किया कि आई विल गिव 10,000 रुपीज़ फॉर रिपेयर्स ऑफ अ टेम्पल। अब आपने तो सिर्फ प्रॉमिस किया है, ना कुछ दिया ना कुछ मिला, इट्स नॉट अ वैलिड प्रॉमिस, वो एनफोर्स नहीं कर सकते। लेकिन सुनो सुनो सुनो, हमारे प्रॉमिस के बेसिस पे उसने 7,000 का खर्चा कर दिया। और ना ये मुझे उसकी बातों से लग ही रहा था कि वो तो इतने खुश हो गया कि मैं 10,000 रुपये देने वाला हूँ कि उसने बोला कि मैं तो अभी से ही लेबर को बुक करके मटेरियल भी खरीद लेता हूँ, आप भिजवा देना पैसे। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था ये साला खर्चा कर देगा, तो उसने 7,000 खर्चे कर दिए, तो आई विल हैव टू पे हिम एटलीस्ट ₹7,000। हाँ लेकिन अगर उसने 15,000 खर्च कर दिए तो मैं तो सिर्फ 10,000 दूंगी क्योंकि मैंने उतना ही प्रॉमिस किया था। Bailment. Yes, bailment means to deliver. Person who delivers the goods is known as the bailer. Person to whom the goods are delivered is known as the bailee. अच्छा बेली ओनर बन जाता है क्या? नहीं, बेली ओनर नहीं है, ओनर तो बेलर ही होता है, लॉस बेलर ही बेयर करता है। अच्छा यहाँ पर ना बेलर ने बेली के पास गुड्स रखे थे, लाइक से फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बहुत सारी नोटबुक्स खरीद ली थी, मेरे पास इतनी रखने की जगह ही नहीं है, तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि तू अपने गोडाउन में रख ले थोड़े टाइम के लिए। फ्रेंड ने रख लिया। अब मैंने उसको पूछा भाई तू कितना कंसिडरेशन लेगा, तू मेरे लिए काम कर रहा है, बोलते यार दोस्ती में पैसा थोड़ी ना देखा जाता है, तू रख दे कोई टेंशन नहीं है। बेलमेंट डज नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी उसकी ऑब्लिगेशन है टू टेक केयर ऑफ माई गुड्स। तो इन दिस केस बेलमेंट डज नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन ना होते हुए भी बेलमेंट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, ही इज रिस्पॉन्सिबल एज अ बेली। तो यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन सेक्शन 25 एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एग्रीमेंट्स बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड affection, agreement to compensate for past voluntary services, promise to pay a time barred debt, contract of agency section 185, completed gift requires no consideration, bailment, contribution to charity। तो स्टूडेंट्स ये थे प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25, एक्सेप्शंस थे ऑफ एग्रीमेंट्स विच आर वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन, उसकी बात कर रहे थे। तो ये था हमारा कंसिडरेशन चैप्टर। इसके बाद हमारा 10x वीडियो आ जाएगा जहाँ पर हम सारे सेक्शंस करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो वंस अगेन रिवाइज ऑल द हेड पॉइंट्स, ताकि आपको वो एक ही वीडियो में मिल जाए एंड आप बार बार उसे सुन के याद कर लो। तो स्टूडेंट्स बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में हमने कंसिडरेशन वाला चैप्टर पूरी तरह अच्छे से रिवाइज कर लिया था। मैंने आपको केस लॉ के नाम भी बता दिए विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं इसका फीडबैक हमें ज़रूर देना, हमारे साथ कनेक्टेड रहना ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9653447150। हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमारे चैनल का हैंडल है CA प्रीति अग्रवाल। इंस्टाग्राम इज CA_प्रीति अग्रवाल, उसे फॉलो ज़रूर करना क्योंकि हम वहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट स्टडी टिप्स देते हैं आपको। सिर्फ स्टडी टिप्स नहीं है, स्मार्ट है, जो प्रैक्टिकल है, जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स कर सकते हैं। मैंने खुद किए हैं जब मैं पढ़ाई कर रही थी एंड दे हैव वर्कड फॉर मी। मैं अभी भी बहुत सारे चेंजेस करती रहती हूँ अपने वर्क पैटर्न में, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी ऑन माई इंस्टाग्राम। तो मुझे फॉलो ज़रूर करना ऑन CA_प्रीति अग्रवाल। अगर आप बुक्स और लेक्चर्स की तलाश कर रहे हो देन योर
search ends over here because we have excellent lectures, books, compiler, test series specially for you. So do visit my website capreetyagarwal.com for lectures and books. CA इंटर के जो हमारे lectures हैं वो इस तरीके से हमने आपके लिए बनाए हैं कि बहुत ही फटाफट आपके रिकॉर्ड टाइम में देख के हो जाएंगे, ताकि आपको रिवीजन के लिए ज़्यादा समय मिले. बहुत टाइम लग जाता है ना जब लेक्चर्स देखने में, तो रिवीजन के लिए उतना टाइम कम मिलता है. तो हमने बहुत ही अच्छे प्लान्ड तरीके से हमारे लेक्चर्स प्लान किए ताकि आप फटाफट उनको देख के सिलेबस कंप्लीट कर लो एंड देन यू कैन गिव इनफ टाइम फॉर रिविजन. तो हमारे लेक्चर्स ज़रूर देखना ऑन द वेबसाइट capreetyagarwal.com. और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, हमसे कनेक्ट करना है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मोबाइल नंबर, दैट इज़ 9653447150. तो स्टूडेंट्स, ये बस वीडियो मैं यहाँ पर ही एंड कर देती हूँ. अपना थर्ड एपिसोड इधर ख़त्म हुआ, कुछ ले और कुछ दे, जहाँ पर हमने सारे प्रोविजंस डिस्कस कर लिए रिलेटिंग टू कंसिडरेशन. आप सुन रहे हैं लॉ का ऑडियोनामा बाय CA प्रीति अग्रवाल. लॉ बनाएं आसान.